हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो इंग्लिश का पेपर था, जैसा सुनने में आया, बहुत इजी गया है बच्चों का पेपर। और ये पेपर जितना सबने सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा इजी पेपर आ गया था। अगर आप लोगों ने कभी भी ढंग से अपेक्षित जो आती है उसको प्रॉपर वे में पढ़ा होगा तो आपको पूरा का पूरा पेपर इजीली आ जाएगा। पेपर बहुत ही मतलब कहते हैं ना, इजी से भी इजी आ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और जितना सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप जरूर बताना कि आपका उतने में से कितना मार्क्स आया। मैंने वैसे कोशिश की थी कि मैं पूरा 100% सॉल्यूशन करूं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग 73 मार्क्स का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। कितने मार्क्स का? 73, 72 टू 73 मार्क्स का है। तो जरूर बताना कि इसमें से आपका कितना मार्क्स आया है, क्योंकि अगर इसमें से इतना आपका लगभग, जैसे मान लो अगर आपका 60 प्लस आ जाता है तो बाकी में से अगर आपके 20 मार्क्स भी आते हैं तो आपका 80 मार्क्स इंग्लिश में बन जाता है। यानी कि एक अच्छा चांस है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सको। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता तब चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे और पूरा सॉल्यूशन समझोगे। और एक चीज और, इट में भी पॉसिबल कि आज आवाज थोड़ी अलग तरीके से आ रही हो, क्योंकि मेरा जो माइक है वो खराब हो गया सडनली। तो विदाउट माइक की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ी सी आवाज जो है या तो लाउड होगी, या तो आजू बाजू का जो नॉइज है वो थोड़ा सा ये कैच कर रहा होगा। तो उस चीज के लिए थोड़ा ध्यान देना, ईयरफोन लगा के सुनना, तो शायद हो सकता है अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है सेक्शन ए में, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 मार्क्स का है, और आपको ये बताना है कि क्वेश्चन राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको बेसिकली अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, राइट। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड इमोशंस एंड बॉडी वर्क सेपरेटली। यहाँ पे लिखा माइंड इमोशंस एंड बॉडी क्या सेपरेटली काम करते हैं? तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, राइट। नंबर 2 है, सर्जेंट मॉरिस इनकरेज मिस्टर वाइट टू मेक अ विश फ्रॉम मंकीज पॉ। तो क्या सर्जेंट मॉरिस ने इनकरेज किया था? तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, वहां पे ऐसा कुछ किया नहीं था। नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति द रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल अस थिंक फ्रीली। तो ये तो रीड करके भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा ही लिखा है इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वॉल्ट स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। तो क्या वॉल्ट ने कार्टूनिंग के बारे में शिकागो में रीड किया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है ट्रू फॉल्स का, जिसमें स्टार्टिंग के 2 फॉल्स और बाद के 2 क्या है? ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग का ऐसे मतलब समझो सिनोनिम्स लिखना होता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या आता है कि जो एकदम रिलेटेड वर्ड है वो आपको लिखना होता है। और एक चीज और बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मीडियम, सॉरी, हिंदी और गुजराती मीडियम के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज का पेपर है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे। और हालांकि उनका इंग्लिश का पेपर अभी हुआ नहीं है, तो इतना तो कॉमन सेंस उनके पास है कि हमारा पेपर हुआ नहीं तो सॉल्यूशन अभी कहां से आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसील। आप पूछा कि कंसील का नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कंसील का मतलब पता होना चाहिए। कंसील का मतलब होता है छुपाना। अब इन पांचों को, यहाँ पे जो 4 वर्ड्स लिखे, चारों वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई छुपाने का इसमें से कौन सा होगा। तो हाइड का मतलब होता है छुपाना, तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। अब अगर जैसे ये भी आईपीएल आ रहा है, आप लोग आईपीएल देखते होंगे कभी, तो उसमें देखा होगा एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि जो टीम हार जाए तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे निकालने का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? रिमूव, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रिशिएट। अप्रिशिएशन का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अप्रिशिएशन वाला काम किया इसने, तो अप्रिशिएशन का मतलब शाबाशी देना। अब चारों वर्ड्स में देखोगे तो कौन सा आंसर इसका इससे रिलेट कर रहा है? तो प्रेज। प्रेज का मतलब भी क्या होता है? शाबाशी देना या तारीफ करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का आंसर। उसके बाद नंबर 8 है, सिलेक्ट द, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंसेस। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चंस को समझ के देखना है कि इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में लिखा है कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड में लिखा है एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव चॉइस, थर्ड में लिखा है टॉकिंग अबाउट पीपल थिंग इन रिलेशन टू समथिंग, यानी किसी रिलेशन से मैं बात कर रहे हो, कोई अल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन दे रहे हो, कंडीशन मतलब मतलब शर्त वाली बात बोल रहे हो, राइट। तो पहले क्वेश्चन तीनों रीड कर लेते हैं। नंबर 1 में है, दैट चाइल्ड डिमांडेड द सेम टॉय एज हिज फ्रेंड हैड, यानी एक बच्चा है उसने वही टॉय मांगी जो उसके फ्रेंड के पास है। नंबर 9 में लिखा, इफ यू वांट टू हेल्दी यू विल हैव टू फॉलो हेल्दी डाइट इंस्ट्रक्शन। नंबर 10 में है, टुडे स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो ऑन प्लेग्राउंड, दे कैन गो आइदर टू द लाइब्रेरी और टू द म्यूजिक रूम। अब तीनों को रीड करोगे तो देखो सबसे पहले लास्ट वाला बड़ा अच्छे से दिख गया हमको, आइदर, ठीक है।
इसमें आइदर और का है नहीं, ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन वाला किसमें था, तो ये रहा अल्टरनेटिव, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर क्या है 10, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा आपके 10 का आंसर, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू हेल्दी यू विल हैव टू फॉलो हेल्दी डाइट इंस्ट्रक्शन। अगर आपको अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको भाई स्वस्थ वाला जो डाइट होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी क्या कंडीशन, मतलब अगर ऐसा चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर 9 कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये बचा अभी एक, यानी ये हो जाएगा 8 नंबर, राइट। दैट डिमांडेड द सेम टॉय एज हिज फ्रेंड हैड, टॉकिंग अबाउट द पीपल थिंग इन द रिलेशन टू समथिंग। अब देखोगे ये टॉय के बारे में बात कर रहा है जो बेसिकली उसके फ्रेंड के पास भी है, तो रिलेटेड हो गया कि नहीं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो यही फायदा होता है ऑप्शंस रहने का, जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन, तो ऐसा है नहीं कि 3 ही लिखना हो 6 दिया हो, तब ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। 3 ही लिखना है, 3 ही दिया है, तो आप सेट करके भी मैच कर सकते हो, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 के तीनों क्वेश्चन सबके राइट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को पॉइंट लिखा है, जैसे गिविंग एडवाइस, हैबिचुअल पास्ट एक्शंस, तो हमको पढ़ना है और समझना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है, राइट। जैसे फर्स्ट में लिखा है सुमित, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क वाई कांट आई स्कोर मच। सुमित बोल रहा है कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मैं अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो आनंद क्या दे रहा है, गिविंग एडवाइस। अब आनंद क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। अब एडवाइस दे रहा है तो पहले चारों को रीड करते हैं। डोंट वरी यू लुक स्ट्रेस, क्या ये एडवाइस है, नहीं बिल्कुल नहीं। यू हैड बेटर टेक हेल्प फ्रॉम टीचर, इससे बेटर है कि तुम टीचर की हेल्प ले लो। तो ये क्या एक तरह का एडवाइस है, भाई जाके तुम टीचर की मदद ले लो, अगर तुम मेहनत करो फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा तो जाओ और टीचर की हेल्प ले लो। तो हमारा आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी, यू हैड बेटर टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है मोहित। मोहित क्या बोलता है, ग्रैंडपा वेयर यू चैंपियन ऑफ हॉकी इन योर यूथ। मतलब अपने दादाजी से पूछ रहा है कि दादाजी क्या आप अपने जवानी में हॉकी के चैंपियन थे क्या। तो ग्रैंडपा ने जवाब दिया यस, और आंसर दिया हैबिचुअल पास्ट। मतलब हैबिचुअल का मतलब होता है किसी भी चीज की आदत को दर्शाना। अब आदत के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यूज्ड टू वर्ड होता है, क्या होता है यूज्ड टू, जैसे आई यूज्ड टू प्ले गिटार, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ऐसा हम लोग अक्सर पढ़ते हैं जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो हैबिचुअल का मतलब होता है आदत को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी फॉर स्कूल टूर्नामेंट्स, राइट। मतलब मैं अपने स्कूल के जमाने में हॉकी खेला करता था, ये हो गया आंसर। नंबर 13, रिया, व्हाई डिडंट यू स्टार्ट योर जर्नी अर्ली। अब यहाँ पे रिया ने क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किया कि भाई तुमने अपनी जर्नी पहले क्यों स्टार्ट नहीं की। तो अब यहाँ पे भाई गिविंग रीजन, भाई रीजन दे रहे कि मैंने क्यों ऐसा नहीं किया था। तो चारों को रीड करते हैं। एज इट वॉज टू डार्क वी कुड नॉट स्टार्ट अर्ली, कि भाई डार्क था इसलिए मैं नहीं कर पाया। दो वी वोक अप अर्ली वी गॉट लेट, इफ वी हैड गॉन टू बेड अर्ली वी कुड हैव वोक अप अर्ली, इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड नॉट स्टार्ट अर्ली। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अब पूछे रीजन दे रहा है, बहाना मार रहा है मतलब। तो क्या लिखा है, एज इट वॉज टू डार्क, बोला ना कि भाई ऐसा था कि बहुत अंधेरा था, वी कुड नॉट स्टार्ट अर्ली, इसलिए मैं जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाया, मतलब हम जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो ये हो गया आपका बहानेबाजी अमित, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 14, मिस्टर पंडित। मिस्टर पंडित ने क्या लिखा है, मतलब मिस्टर पंडित ने क्या कहा, व्हाई डू पीपल्स लव एंड रिस्पेक्ट मिस्टर मेहता सो मच। अब बोला एक पंडित है, उन्होंने पूछा कि भाई मिस्टर मेहता की लोग इतनी इज्जत और इतना प्यार क्यों करते हैं। तो मिस्टर सहलत करके हैं, उन्होंने सर्विंग कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना। तो ऑप्शंस को रीड करना है और देखना है कि कौन से वाले में तुलना हो रही है। बिकॉज हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, क्योंकि उनका मेथड बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे किसी से तुलना हो रही है, बिल्कुल नहीं। एज ही इज वेरी काइंड पीपल्स लव एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, तो क्या यहाँ पे हो रही है तुलना, नहीं भाई वो बहुत अच्छे दयालु हैं इसलिए बच्चे उनको पसंद करते, तो बिल्कुल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, ही इज वेरी जनरिशियस बाय हार्ट, वो अपने दिल से बहुत उदार है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी तुलना नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट लिखा है, वेरी फ्यू टीचर्स टीच एज इंटरेस्टिंगली एज मिस्टर मेहता, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मिस्टर मेहता की तरह इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं, मतलब इतना अच्छे से बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये हो रहा है कंपेरिजन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेज एज देयर आंसर। क्या बोला है, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, राइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला है, मतलब 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चंस दिया है। अब तुम्हें डिसाइड करना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस कौन सा होगा। तो रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा है, व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, जब लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला होता है, मतलब पता ना कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाला टाइप का है, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टायर्ड इन नोट्स, तब हम परेशानी वाली सिचुएशन को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कैसा फील कर सकते हैं, राइट। क्या बोला है, कैसा फील कर सकते हैं, इसको रीड करोगे ना जब, ठीक है,
इसको रीड करोगे तभी आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टायर्ड इन नोट्स, मतलब हम कब फील करते हैं टायर्ड हो गए, कब परेशानी वाला फील करते हैं, राइट, कब कैसा ऐसा फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, तुम कैसा फील करते हो जब लाइफ हेक्टिक बन जाता है। मेरा ना वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसको मैं मिटा देता हूं, ये पूरा अच्छे से लिखता हूं, कैसा फील करते हैं, राइट। तो उसके बेस पे मैंने ये आंसर बना दिया। ओके, अब क्या फील करते हैं इन्होंने, नहीं, अब क्वेश्चंस को रीड करो तो क्वेश्चन के बेस पे मैं डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन नंबर 16, वन शुड फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स टू बी सेफ। अब लिखा है कि भाई एक मतलब हर इंसान, वन शुड मतलब एक इंसान की बात हो रही है कि भाई उसको ये फॉलो करना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल्स। क्यों करना चाहिए, सेफ रहना है तभी ना, क्या सेफ रहना है तब ना। तो यहाँ पे लिखा है हु शुड बी सेफ, व्हाट शुड वन डू टू बी सेफ, व्हाट शुड वन फॉलो टू बी सेफ, वाई शुड वन फॉलो प्रोटोकॉल्स। तो अब इन चारों को रीड करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, व्हाट शुड वन डू टू बी सेफ, एक इंसान को कोविड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो लिखा है शुड फॉलो प्रोटोकॉल्स, राइट। व्हाट शुड वन फॉलो टू बी सेफ, अब क्या फॉलो करना चाहिए। देखो ये वाला जो आंसर है, ये दोनों आपको इट मे बी पॉसिबल कि कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे का व्हाट शुड वन डू टू बी सेफ, व्हाट शुड वन फॉलो टू बी सेफ, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है क्या करना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है, इट मे बी पॉसिबल आपका आंसर बी भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है आंसर जो उनको प्रोवाइड हो उसके बेस पे हो सकता है। क्या करना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड वन फॉलो, क्या फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो कोविड। बहुत बच्चे ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि बोर्ड एग्जामिनर कैसा देगा, राइट। अगर आपने जो भी टिक किया अपने आप को राइट मानकर ही चलो फिलहाल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एवरी टाइम अ न्यू पिक्चर वाज शोन एट डिज्नीलैंड, हर बार डिज्नीलैंड पर नया पिक्चर दिखाते थे। तो डिज्नीलैंड क्या डिनोट कर रहा है, तो डिज्नीलैंड एक प्लेस डिनोट कर रहा है, ध्यान से सुनना, क्या डिनोट कर रहा है, एक प्लेस। तो व्हाट वाज शोन एट डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड पे क्या दिखा रहे थे, हु शोड अ पिक्चर, वेयर वाज अ न्यू पिक्चर शोन एवरी टाइम। अब कहां हर बार नया पिक्चर दिखाते थे, तो हर बार नया पिक्चर डिज्नीलैंड में दिखाते थे। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है और ये रहा उसका आंसर। क्लियर है इतना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली वी ईट ट्वाइस अ डे, नॉर्मली हम दिन में कितनी बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि कितनी बार खाते हैं। तो चारों को रीड करो और चेक करो टाइम की बात किसमें की गई है। हाउ डू वी गेट, जनरली हम नॉर्मली कैसा खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, जनरली हम क्या खाते हैं, हाउ लॉन्ग डू वी ईट अ डे, जनरली हम कितना लंबा खाते हैं, मतलब कितने देर तक खाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू वी ईट, जनरली हम दिन में कितनी बार खाते हैं। तो ये आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, राइट। 18th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको 12 मार्क्स का है, कुछ अलग अलग पैराग्राफ्स दिया, छोटे छोटे पैराग्राफ्स है, बहुत ही सिंपल है। मैंने रीड किया ना तो मुझे पैराग्राफ रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ऐसा लग रहा था बिना रीड किए ही पता चल जा रहा है, राइट। सो इट मींस कि पैराग्राफ काफी इजी था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये 12 मार्क्स आपके कंफर्म है। फिर भी हम रीड करते हैं, क्या लिखा है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर ड्रामेटिकली अर्जेंट एंड सीरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन लीड टू क्लेमिटियस कंसिक्वेंसेस। मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया कि भाई बहुत डेंजरस है और फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिखा वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द गवर्नमेंट अलोन टू फाइंड सॉल्यूशन, हमको गवर्नमेंट का वेट नहीं करना कि वो लोग आके कुछ करेंगे। ईच इंडिविजुअल कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट बाय सिंपली अडॉप्टिंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल बिगिनिंग विद सम लिटिल एवरीडे डूज एंड डोंट्स। मतलब हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, कुछ अच्छा करके ना करके, मतलब कुछ बुरा ना करके कुछ अच्छा करके। इट्स द ओनली रीजनेबल वे टू सेव आवर प्लैनेट बिफोर इट इज टू लेट, ज्यादा देर हो जाए उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 19, विच टू प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड हियर, कौन सी दो प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो बात हो रही है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, हु कैन हेल्प गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन, कौन मदद कर सकता है, तो ईच इंडिविजुअल, राइट। जैसा मैंने कहा कि हर इंसान मदद कर सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें मैं टिक कर देता हूं नंबर 2 ताकि आपको पता चले, और ये है हमारा नंबर 1 का आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन,
और नेक्स्ट वन ये रहा पैराग्राफ, द रूलर्स नो that if the government dresses them up in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band, the workers will go forth to fight valiantly for their own enemies. They are taught that brave men die for their country's honor. What a price to pay for a vague idea. The lives of millions of young men, other millions crippled and blinded for a life existence made horrible for still more millions of human beings. In short, यहाँ पे एक ऐसा लिखा भाई, एक जो रूलर है, रूलर्स नो दैट इफ द गवर्नमेंट, रूलर का मतलब जो राज करता है उनकी बात करी, कि गवर्नमेंट अगर किसी इंसान को भी खाकी पहना देंगे तो वो जाके देश के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसी एक पैराग्राफ की बात किया गया है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि दो क्वेश्चंस में क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा व्हाट इज टॉट टू द वर्कर्स, वर्कर्स को क्या सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन दे आर टॉट दैट ब्रेव मैन डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर, उनको ये सिखाया जाता है जो बहादुर इंसान होता है वो अपने देश के लिए मर जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे 21। तो ये ऊपर वाले में भी वैसा ही लिखता हूं 19, नहीं तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहे। ये हमारा था 19 नंबर, और ये है हमारा 20 नंबर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर। अब एक लड़ाई होगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा। जब लड़ाई होगी द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, अदर मिलियंस क्रिपल्ड एंड ब्लाइंडेड फॉर अ लाइफ, यानी कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे जिंदगी के लिए। कहते हैं ना कि ऐसा होगा कि हो सकता है लंगड़े लूले अपंग अंधे ऐसा कुछ हो जाए, राइट। और एग्जिस्टेंस मेड हॉरिबल फॉर स्टिल मोर मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और लाखों के लोगों के लिए जिंदा रहना भी एक डरावना सपना जैसा बन जाएगा। तो ये है पूरा उसका कंसिक्वेंसेस। तो आंसर क्या होगा यहां से, द लाइव्स ऑफ मिलियन, ये पूरा आप लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। पूरा नहीं लिखोगे, इतना ही लिखोगे, लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, अदर मिलियंस पीपल एंड ब्लाइंडेड फॉर अ लाइफ, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा ही लिखना पड़ेगा। और ये हो गया आपका आंसर नंबर 22। तो यहां पे मैं टिक करता हूं आंसर नंबर 22। उसके बाद नेक्स्ट है these are ants that do farming. You may know that it was a big leap for human progress when man gave up being a full-time hunter and took to farming. अब ants के बारे में बात करें, वो लोग फार्मिंग करते हैं, और इंसान भी जब पुराने जमाने में पुरानी चीजों को छोड़ के, यानी जो शिकार करता था, लिखा ना हंटर शिकार करता था, उसको छोड़ के उन्होंने भी फार्मिंग स्टार्ट किया। Seemingly the umbrella ants of the South America have taken the same step. और उसी तरह से देखा प्रतीत हुआ कि भाई साउथ अमेरिका के जो एंड्स थे उन्होंने भी सेम स्टेप लिया था। They are called by that name because they are often seen carrying large piece of leaf over their heads like umbrella. अब उनको अम्ब्रेला एंड क्यों बोलते थे, क्योंकि अपने सर पे वो पत्ता लिए रहते थे जैसे कि वो एक छाता हो, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा है वेयर आर अम्ब्रेला एंड्स फाउंड, तो अम्ब्रेला एंड्स कहां पर मिलते हैं। तो क्लियरली मैंने यहाँ पे देखो टिक किया है साउथ अमेरिका, राइट। यहाँ पे लिखा ना द अम्ब्रेला एंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, इट मींस दे आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अम्ब्रेला एंड्स हियर इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या कॉमन है, पैराग्राफ में कॉमन ये है द एंड्स आर डूइंग फार्मिंग एंड द ह्यूमंस आर डूइंग फार्मिंग, यानी यही फार्मिंग वाला ही जो टॉपिक है ये कॉमन है। तो हमारा जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, फार्मिंग, राइट। मैं दोनों ही टिक कर देता हूं, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट पैराग्राफ है आई ड्रॉ द गुड डॉक्टर बैक टू हिज होम. I draw the good doctor back to his home. He said that Nana was suffering from a sort of dissociative personality disorder. The condition was little understood, he said, and there was no sure cure for it. He said, we will keep it, do our best, but at your Nana's age, that kind of recovery is nearly impossible. मतलब एक लड़का है वो डॉक्टर को नाना उनके घर लेके जाता है, तो बताते हैं भाई आपके नाना जी को ये प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका क्योर पॉसिबल है, देयर वाज नो श्योर क्योर, राइट। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं भाई, उनकी देखभाल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट और ये आपकी नाना की एज में, एट योर नाना's age, दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज नियरली इम्पॉसिबल। और जो आपकी नाना की एज है उस एज में इसका रिकवर होना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो अब रीड करते हैं क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में व्हाट वाज नाना सफरिंग फ्रॉम, नाना कौन सी बीमारी से सफर कर रहे थे। तो क्लियरली यहाँ पे मैंने बताया डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये, राइट। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25। तो ये रहा 25 का आंसर।
फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ड्यू टू डैश 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 रिकवरी फ्रॉम द डिजीज वाज नियरली इम्पॉसिबल। क्यों नाना का रिकवर होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी एज हो गई थी। तो ड्यू टू हीज एज, राइट, ड्यू टू नानाज एज या ड्यू टू हीज एज। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, ऑफ ऑल द ब्लेसिंग कन्फर्ड ऑन मैनकाइंड बाय बीइंग इन प्रोविडेंस द मोस्ट यूजफुल इज द हेडेक। अब जितनी भी चीजें हम लोग को मिली हैं उसमें से हेडेक जो है सबसे अच्छा है। क्यों लिखा है, बट फॉर इट देयर वुड बी मेनी ग्रेट इन्वर्समेंट इन अ लाइफ, फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन आर नॉट फिजिबल। जैसे आपको पता होगा कभी आपके सर में दर्द हो, किसी को बोलो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो इस चीज को लोग बहुत लाइटली लेते, बोलते हैं हाँ ठीक है इतना तो सबके होता ही रहता है, सिचुएशन ही ऐसा है, मौसम ऐसा, ऐसा लोग बहाना मारते, राइट। इन सच सर्कमस्टेंसेस हेडेक एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ पासवर्ड। ज्यादातर चीजों में हम बहाना मार के निकल आते हैं। जैसे आपको याद होगा बचपन में स्कूल में हम लोग करते थे कि मैम सर में दर्द हो रहा है, घर पर अभी ऐसा वैसा, तो मैं बोलते ठीक है बेटा तो हेड डाउन कर ले या घर चला जा, ऐसा होता था, राइट। वहां पे वही चीज यहाँ पे लिखा है, आई रिमेंबर एट स्कूल द वेरी फर्स्ट लेटर राइटिंग लेसन आई वाज टॉट was respected sir, I am suffering from headache, I request you to grant me a leave, राइट। हम लोग को बचपन से एक ही लेटर सिखाया जाता है कि रिस्पेक्टेड सर मुझे सर में दर्द हो रहा है, कृपया करके मुझे घर जाने दे, राइट। एंड आई ऑलवेज वंडर व्हाट मेड आवर टीचर्स सिलेक्ट हेडेक एज एन एक्सक्यूज इवन इन ए स्पेसिमेन लेटर। अब ये बच्चा जो है उसको बड़ा तकलीफ है, वो बोल रहा है कि मैं हेडेक ही क्यों लिया, कोई और नहीं ले सकते थे क्या। अब देखते हैं पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या है, Which blessing is the most useful according to the author। अब ऑथर के अकॉर्डिंग क्या ब्लेसिंग बहुत अच्छा है, तो उसका आंसर है हेडेक, ठीक है ना। ऑफ ऑल द ब्लेसिंग कन्फर्ड ऑन मैनकाइंड बाय बीइंग द मोस्ट यूजफुल इज द हेडेक, यानी जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो क्या है, हेडेक है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। फिर क्या लिखा है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्पेसिमेन लेटर राइटिंग दैट द राइटर लर्नड एट स्कूल। जो राइटर है उसने स्कूल में जो सबसे पहला लेटर सीखा था उसका सब्जेक्ट क्या था, तो उसका सब्जेक्ट यही था, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर यहां से पूरा, दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। ओके, तो आंसर ये कौन सा क्वेश्चन का है, 28 नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है, अच्छा पैराग्राफ है छोटा सा, When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly। जब आप पे कोई भावनाएं भारी हो जाती हैं, मतलब कि हावी हो जाती हैं, तो आपका समझदारी से सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि गुस्से में इंसान अक्सर गलत डिसीजन लेता है क्योंकि वो सोच नहीं पाता, राइट। सो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन और टू एग्री टू समथिंग विच इज नॉट टू योर एडवांटेजेस। तो हम किसी भी बात को एग्री कर सकते हैं, किसी भी बात को डिसएग्री कर सकते हैं, बिना समझे बिना जाने बुझे, राइट। द स्क्रीन एक्सरसाइज शोज you how to step back and emotionally detach yourself from your current situation। तो स्क्रीन एक्सरसाइज है वो आपको सिखाएगा भाई इन सब चीजों से कैसे दूर होना है और कैसे अपने आप को संभालना है, so that you can see more clearly what is going on। तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ कि आगे चल क्या रहा है। अब दो क्वेश्चन है इसमें, नंबर 1, हाउ डू यू ओवरवेलमिंग इमोशंस अफेक्ट यू। क्वेश्चन में पूछा है हाउ डू ओवरवेलमिंग इमोशंस अफेक्ट, मतलब जब ज्यादा इमोशंस होता है तो वो क्या आपको इंपैक्ट करता है, तो वो इंपैक्ट ये करता है, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली। मतलब ये हमें ऐसा बना देता है कि हम क्लियरली सोच भी नहीं पाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। फिर क्या लिखा है, व्हाट हेल्प्स यू टू सी द करंट सिचुएशन मोर क्लियरली। व्हाट हेल्प्स टू सी, देखो यहाँ पे लिखा है करंट सिचुएशन क्लियरली देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात है आपको करना चाहिए स्क्रीन एक्सरसाइज। क्या करना चाहिए, स्क्रीन एक्सरसाइज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन एक्सरसाइज हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और पूछा है, तो ये हाउ डू ओवरवेलमिंग इमोशंस अफेक्ट यू, तो बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक, आगे का भी लिख सकते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन टू एग्री टू समथिंग विच इज नॉट टू योर एडवांटेजेस। अगर ये पूरा भी लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। और मेरा सजेशन होगा भाई पूरा ही लिख कर आए होगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब सजेशन देके कोई फायदा नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख कर आए होंगे। ओके, और ये है आपका 30 नंबर आंसर। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ वाला खत्म हो गया, टोटल 12 मार्क्स का था। उम्मीद करता हूं कि इस 12 में से आपके 12 राइट होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में है राइट एनी शॉर्ट नोट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। तो देखो शॉर्ट नोट बताने का कोई मतलब नहीं कि हर स्टूडेंट अपना अलग अलग तरीके से लिखता है और हर स्टूडेंट्स को मार्क्स लगभग मिल जाते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर मेथड है और वही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही वैसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टूडेंट के दिमाग पे डिपेंड करता है कि हर स्टूडेंट कैसा कितना अच्छा सोच पाता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जैसा भी लिख कर आएंगे आपको लगभग मार्क्स मिल जाएगा। 3 में से 3 नहीं मिलेगा बट स्टिल मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के अगले पे चलते हैं।
अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब चार ऑप्शंस, चार आपको दिया गया है, राइट, और चार में से एक दो तीन आपको बताना है। तो पहले में लिखा है क्राइसिस, ऑप्टिमिस्ट, टेंगल्ड अप एंड ग्रीव्ड, राइट। चार ऑप्शन दिया गया, क्या क्या दिया? क्राइसिस, तो ऐसे समझ लो कि कुछ प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। ऑप्टिमिस्ट, बहुत अच्छा सोचता है, हर सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव रहता है। टेंगल अप, परेशान है, उलझा हुआ है। ग्रीव्ड का मतलब दुखी, दुखी, शोक, पीड़ा, दर्द, दुख, वैसा वाला इंसान, राइट। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। विदाउट बीइंग, ध्यान से सुना, विदाउट बीइंग डैश 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 इन डैश 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 वन मस्ट प्रोसीड कॉन्फिडेंशियली टुवर्ड्स हिज गोल, दैट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। तो ये तो मुझे क्लियरली पता चलता है ऑप्टिमिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव वाला इंसान जो है बिना ज्यादा सोचे अपना काम करते रहता है। इसमें आ जाएगा ऑप्टिमिस्ट, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, राइट। फिर बात की 32 एंड 33, विदाउट बीइंग, तो बिना उलझे, बिना परेशान हुए या बिना दुखी हुए, राइट। अब दोनों में से थोड़ा सोचो, बिना उलझे परेशान हुए आगे काम करते रहना चाहिए या बिना दुखी हुए? तो बिना उलझे बिना परेशान हुए, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, 32। उसके बाद है ग्रीड एंड क्राइसिस। इन लिखा है विदाउट बीइंग टेंगल्ड अप इन क्राइसिस, तो किस चीज में? दुखी में उलझ के या परेशानियों में? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 33 का ये हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ये क्राइसिस। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि ये आपको ज्यादा परेशान ना करे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी में। ये हमारा सेक्शन ए और बी फिनिश हो गया। उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में भी एक पैराग्राफ छोटा सा दिया है और उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैराग्राफ क्या दिया पहले रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आंसर देना है क्वेश्चन का। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, सलीम ट्राइड टू गेट अ जॉब एज एन ornithologist with the Zoological Survey of India, but was rejected since he did not have an M Science or PhD degree. He decided to study further to acquire eligibility for the job. देखो होगा क्या, मैं आपको फ्यूचर के लिए भी सलाह दे देता हूँ। जब भी कभी आपको ऐसा पैराग्राफ राइटिंग आता है तो पैराग्राफ राइटिंग को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पैराग्राफ को एटलीस्ट 2 बार रीड कर लें। अब 2 बार रीड कैसे करोगे? आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए आप क्या करो, बुक्स को पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, क्या करोगे? बुक्स को पढ़ने की आदत डालोगे तो पैराग्राफ आप फटाफट रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज थोड़ा आप दिमाग में रखना। अब एक बार इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। Salim went to Germany and got trained under Professor Stresemann, a well-known ornithologist in Berlin. However, when he came back to India, he found out that there were still hardly any opportunity in his profession. He decided to create an opportunity. He went to the Bombay Natural History Society (BNHS) and offered his free service. ये पूरा पैराग्राफ है और आपको कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे? 5 क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 8, 9, बताओ 5 क्वेश्चन छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है। नंबर 1 है what job did Salim try to get? कौन सा जॉब लेने के लिए गया था? तो ये लेने गया था ornithologist with the Zoological Survey of India। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why was Salim rejected? तो सलीम रिजेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उसके पास did not have a M Science, जो भी होता है MSc साइंस, मास्टर इन साइंस होगा और पीएचडी डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है? हैविंग बीन रिजेक्टेड व्हाट डिड ही डिसाइड? रिजेक्ट होने के बाद उसने क्या किया? तो रिजेक्ट होने के बाद वो कहां चला गया था? वो चला गया था मिस्टर सलीम के पास, सॉरी मिस्टर सलीम बोल रहा हूं, वो चला गया था जर्मनी, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये यहां से to acquire eligibility for the job, he decided to study further to acquire eligibility for the job। ये उसने डिसाइड किया था। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 37 का आंसर। फिर नेक्स्ट है, कहां गया? हाँ, हु वाज प्रोफेसर स्ट्रेसमैन? प्रोफेसर स्ट्रेसमैन कौन थे? तो प्रोफेसर स्ट्रेसमैन जो थे अ वेल नॉन ऑर्निथोलॉजिस्ट इन बर्लिन, बर्लिन, सॉरी बर्लिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्लिन। तो ये हो गया हमारा 38 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बीएनएचएस। फुल फॉर्म क्या है बीएनएचएस का? तो बीएनएचएस का फुल फॉर्म है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बहुत क्लियरली यहाँ पे सामने ही मेंशन है। ये तो समझ लो ऐसा है कि खाना आपको सामने रखा हुआ है, बस आपको उठा के खा लेना है, यानी परोसा हुआ है, बस बैठ के हाथ मुंह धो के खा लो। अब इतना भी अगर नहीं कर पाए होगे तो यार थोड़ा सा मन में दुख दर्द पीड़ा होगा मुझे भी।
लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें, जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, राइट द इट्स समरी एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब आपको क्या करना है, समरी रीड करना है और टाइटल देना है। तो इसका भी जो आंसर है वो सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से लिखते हैं, इसमें कहीं भी इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं लिखा है कि आपको यही लिखना है, ऐसा ही लिखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपने जो भी लिखा होगा आपका सब सही माना जाएगा, ठीक है। मतलब मार्क्स ऑलमोस्ट बच्चों को मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, हाँ, बट वो समरी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कॉपी करके आ जाओ। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बोलते समरी ही तो लिख के आया हो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी कर देंगे। अगर आपने ऐसा किया होगा तो दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, कहते हैं ग्रीव्ड, दुख दर्द पीड़ा के साथ, कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द न्यूज क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। एक न्यूज क्लिपिंग है छोटा सा, और क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद सॉरी पैराग्राफ रीड करना, फिर 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो लिखा है, यूथ प्लेटफॉर्म्स लीडरशिप प्रोग्राम 17 जैन वडोदरा। छात्रा संसद, क्या लिखा, छात्रा संसद इज अ वडोदरा बेस्ड यूथ प्लेटफॉर्म हु रिसेंटली कंडक्टेड इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम, इंटरनेशनल होना चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम। इंटरनेशनल इज अ हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोग्राम फॉर द यूथ which provides the delegates with a chance to meet and interact with the public and private sector dignitaries, right? मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिसमें मौका मिलेगा भाई बड़े बड़े लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, आइडिया शेयर करने का। ओके, द प्रोग्राम इंक्लूडेड अ 10-day tour covering Delhi, Lucknow, Ayodhya and Varanasi. Our team will ensure that various programs reach out to the poor. The delegation will work 24 hours a day, 7 days a week to guarantee that we provide help to people and government of India, said founder president Kunal Sharma. ये कुणाल शर्मा ने ही ये पूरी स्पीच बोली थी। अब रीड करते हैं क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूथ प्लेटफॉर्म। यूथ प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, तो पहले लाइन में लिखा है छात्रा संसद, राइट, छात्र संसद। तो हमारा जो आंसर होगा 41 का वो क्या हो जाएगा, छात्र संसद। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज दिस यूथ प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो कौन से सिटी में ये बेस्ड है, कहां पर बेस्ड है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो कहां हो जाएगा, ये देखो वडोदरा बेस्ड। क्लियरली देखो आगे लिखा है ना यहाँ पे, पहले क्वेश्चन रीड कर लो, इन विच सिटी इज दिस यूथ प्लेटफॉर्म बेस्ड। अब यहाँ पे देखो सिटीज के नाम दो जगह है, एक लखनऊ एड्डा वाराणसी दिल्ली वाला है और एक वडोदरा वाला, लेकिन पूछा है कि कौन सी जगह पर ये बेस्ड है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका मैं कलर चेंज कर दे ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे, ये वाला, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 42 का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द फाउंडर ऑफ यूथ प्लेटफॉर्म। तो अब पूरे पैराग्राफ में एक ही नाम मेंशन है, और वो नाम किसका है, वो नाम है कुणाल शर्मा का। तो हमारा जो फाउंडर है वो कौन है, कुणाल शर्मा, लिखा ना फाउंडर प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा 43 का आंसर। फिर नेक्स्ट है, 5 क्वेश्चन था ना, एक दो, अच्छा एक छोड़ दिया मैंने। व्हाट प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाय दिस यूथ प्लेटफॉर्म, क्या लिखा है, व्हाट प्रोग्राम वाज कंडक्टेड, तो ये मैंने छोड़ दिया था बाय मिस्टेक, ये यहाँ पे 43 नहीं होगा, ये 44 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार रीड करते हैं, क्या लिखा है, व्हाट प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाय दिस यूथ प्लेटफॉर्म। अब इस यूथ प्लेटफॉर्म ने क्या प्रोग्राम कंडक्ट किया था, तो ये ऊपर ही वाले पैराग्राफ में लिखा था, रिसेंटली कंडक्टेड इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 43 का आंसर, यानी 3 क्वेश्चन के आंसर तो आपको 2 लाइन में मिल गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज डिड द मेंबर्स ट्रैवल टू। कौन कौन सी सिटीज में ट्रैवल किया था, तो क्लियरली मेंशन है दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या एंड वाराणसी, राइट। तो ये हमारा जो आंसर है ये है 45 का। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर पैराग्राफ का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में लिखा है, रीड द स्ट्रेंजर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब एक छोटा सा पोयम दिया हुआ है, छोटा सा नहीं, 2 पोयम है एक्चुअली आपको, और दोनों में कितने क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 मार्क्स का था। पर रीड करते हैं क्या लिखा गया है, आई वॉज अ फैशनर ऑफ शॉर्ट्स इन डेज दैट नाउ आर गॉन। मतलब उस दिनों में भाई तलवार को बनाता था, सुधारता था। फैशनर का मतलब एक तरह से कितना डिजाइनिंग करता था। विच वन 100 बैटलफील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शॉन, जो युद्ध मैदानों पे चमकता था एकदम बढ़िया से। बट नाउ दैट आई एम ब्रीमिंग विथ दिस द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, आई हैव सीज्ड टू बी अ स्वॉर्ड मेकर एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड। अब तलवार बनाना छोड़ के मैं खुद तलवार बन गया हूं, ऐसा ही पोएट कहते हैं। रीड करते हैं, व्हाट वाज द पोएट इन पास्ट। पास्ट में क्या था, क्लियरली लिखा है यहाँ पे, पास्ट में ये था फैशनर ऑफ शॉर्ट्स, यानी मेकर ऑफ शॉर्ट्स। ये भी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमारा जो आंसर है ये 46 का, वो क्या हो जाएगा, फैशनर ऑफ शॉर्ट्स।
नेक्स्ट है वेयर ही स्वॉर्ड्स यूज, तो उसके स्वॉर्ड्स कहाँ यूज होते थे, तो बेसिकली वो कहाँ यूज होते थे, बैटल फील्ड पे यूज होते, कहाँ यूज होते थे, बैटल फील्ड पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैटल फील्ड। तो ये हो गया हमारा 47 का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है फाइंड टू सिमिलर शॉर्ट्स फॉर द वर्ड सोन। देखो यहाँ पे सोन जो है ना वो साइन का सेकंड फॉर्म है। सोन साइन मतलब समझते हो ना, साइन का मतलब होता है चमकना, और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे चमकने का कहाँ कोई वर्ड कहाँ लिखा गया है, तो ये रहा ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड। ये वर्ड मे भी शायद आपने सुना होगा, ग्लिटर्ड एंड ग्लीम। ग्लिटर वर्ड तो अक्सर सुना होगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी वाली है, तो ये सारे वर्ड्स है ना नॉर्मली आते रहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है 48 का, वो क्या हो जाएगा, ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। द ब्लाइंड फिश that swim in the stream see neither yarn nor man nor hear his everlasting song. राइट, मतलब ना देख सकता था ना सुन सकता था बेचारा। वेयर इज द फिश स्विमिंग, तो फिश कहां पे स्विमिंग करता था, तो इन द स्ट्रीम, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इन द स्ट्रीम, ये हो जाएगा 49 का आंसर। फिर हाउ इज द सॉन्ग, सॉन्ग कैसा है, तो सॉन्ग था एवर लास्टिंग, जो कभी ना खत्म होने वाला, दूर दराज बोलते हैं ना कि जमानों तक चलने वाला, समथिंग ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फिश नॉट एबल टू डू, क्या नहीं कर पाता था, तो वो ना देख सकता था ना सुन सकता, सी नाइदर यार नॉर मैन, राइट, नॉर हियर हिज एवरलास्टिंग सॉन्ग। तो ये पूरा आपका पैराग्राफ हो जाएगा, तो ये मैं पूरा टिक कर देता हूं। ये हो गया आपका 51 का आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेक्शन डी, डू एज डायरेक्टेड। अब देखो डू एज डायरेक्टेड वाला है, अब इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा अगर बढ़िया से प्रैक्टिस की होगी तो ही राइट होगा। क्या लिखा है, एवरी मंथ द ओल्ड मैन कलेक्ट्स फंड टू हेल्प नीडी पीपल। एक बूढ़ा आदमी था बेचारा, ठीक है, हर महीने वो पैसे इकट्ठा करता था लोगों की मदद करने के लिए। ही विजिट्स मेनी हॉस्पिटल्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स, सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अवार्ड हिम फॉर हिज सर्विस। और मंदिरों में, सॉरी मंदिर बोल रहा हूं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके वो फ्रूट्स देता था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट उसको अवार्ड देगी, राइट। अब यहाँ पे लिखा है स्टार्ट लाइक दिस, क्या लिखा है, एवरी मंथ फंड इज कलेक्टेड। अब इसको ध्यान से देखोगे तो कलेक्टेड इज कलेक्टेड यानी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, तो तुम्हें भी क्या करना, पूरे पैराग्राफ को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मंथ सॉरी, एवरी मंथ फंड इज कलेक्टेड, कौन कलेक्ट करता था, बाय द ओल्ड मैन, राइट। उसके बाद पूरा कॉपी करता है, टू हेल्प नीडी पीपल, या कलेक्टेड टू हेल्प, यहां पे भी लिख सकते हो और इसके बाद भी लिख सकते हो, दोनों ही दोनों राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है ही विजिट्स मेनी हॉस्पिटल्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स। अब वो क्या करता था, ही विजिट्स मेनी हॉस्पिटल्स, तो मेनी हॉस्पिटल्स, ध्यान से सुनना, मेनी हॉस्पिटल्स आर visited by him, right, to distribute fruits, क्लियर है। सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अवार्ड हिम, तो अब अवार्ड या तो यहाँ पे ही हिम ना, तो ही वॉज गोइंग टू अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट फॉर हिज सर्विस, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ही वॉज, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ही नहीं, he is going to be awarded by the गवर्नमेंट, बाकी यही कॉपी कर देना, फॉर हिज सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द लाइब्रेरियन हैज प्रिजर्व बुक्स विद ग्रेट केयर, ही डज नॉट अलाउ एनीवन टू टच देम, वो भाई कोई किसी को अलाउ नहीं करता था टच करने के लिए, ही डज नॉट हो गया, सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन दोज बुक्स सो दे आस्क फॉर देम बट द लाइब्रेरियन गिव्स देम बुक्स आफ्टर मेनी इंक्वायरीज। अब लिखा स्टार्ट लाइक दिस, द लाइब्रेरियन विल प्रिजर्व एंशिएंट बुक्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो विल लगा दिया, विल का मतलब फ्यूचर सेंटेंस बना देना है आपको, तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां वहां विल लगाते जाना है। तो रीड करते हैं, द लाइब्रेरियन हैज प्रिजर्व्ड, तो हो गया है, बस कॉपी कर दो, विथ ग्रेट केयर, ही डज नॉट अलाउ एनीवन टू टच देम, डज नॉट के बदले में क्या हो जाएगा, ही will not allow anyone to touch them, some people are interested in these books, तो some people will interest in this book, will be interested in this book, ठीक है, interested in those books, so they ask, तो they will ask for them but librarian will
गिव्स के बदले में सिर्फ गिव हो जाएगा, एस कट जाएगा, गिव देम बुक्स आफ्टर मीनिंग इंक्वायरी। बहुत सिंपल था, 4 जगह विल ऐड कर देना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रेंडर द फॉलोइंग डायलेक्ट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो है, जो बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। क्या है? पुलिस है, इट अ टोल टेक्स, प्लीज शो मी योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैडम। अब पुलिस वाला है, थोड़ा रिस्पेक्ट से भी बोल रहा है, मैडम बोल रहा है, प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, रिस्पेक्ट से भी बोल रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो यहां पे लिखोगे पुलिस रिक्वेस्टेड मैडम। किसको रिक्वेस्ट किया था? मैडम को। मैडम विथ रिस्पेक्ट, ये अपने से ऐड कर दो। ठीक है, ये सब चीजें में थोड़ा अगर नहीं भी ऐड करते रिस्पेक्ट ना तो चलेगा, पुलिस रिक्वेस्ट मैडम तो भी चलता, लेकिन ऐड कर दो कि थोड़ा अच्छा दिखता है। विथ रिस्पेक्ट क्या करने के लिए? टू सो। ओके, अब आगे है मी योर वैक्सीनेशन। तो मी जो है, देखो यहाँ पे एक रूल है, SON 1 2 3। जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, और थर्ड के में नो चेंज होता है। राइट, तो ये थोड़ा सा रूल है जो आपको पढ़ाया जाता है। अभी मैं यहाँ रूल आपको नहीं ज्यादा पढ़ाने बैठूंगा, तो सिंपल समझाता है। मी मतलब जो जिसने बोला है, तो बोला कौन है? पुलिस वाले ने। तो टू सो हिम, और ये योर, राइट, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा हमारा सुनने वाले के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड के फॉर्म के अकॉर्डिंग। सेकंड में कौन था? मैडम जी। तो टू सो हिम हर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। क्लियर है? फिर आगे लिखा है ट्रैवलर सॉरी आई हैव नॉट कैरिड इट विथ मी। अब ट्रैवलर क्या बोल रहा है? सॉरी बोल रहा है, मतलब माफी मांग रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे? ट्रैवलर अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, क्या माफी मांगा है? दैट, ठीक है, आई हैड नॉट कैरिड इट विथ मी। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे ट्रैवलर अपोलोजाइज टू द ऑफिसर, पूरा लिख दो तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई के बदले में क्या हो जाएगा? ट्रैवलर। ट्रैवलर यहाँ पे मैडम बोला है तो लड़की है, दैट सी हो जाएगा, ये सी। ठीक है, और हैव के बदले में क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, हैड नॉट कैरिड इट विथ हर। राइट, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ, रुक जाओ। लास्ट लाइन है पुलिस, देन मूव बैक, यू कान ट्रैवल टू अदर स्टेट विदाउट इट। अब पुलिस मैन क्या बोला? अब उसको हटा रहा है, बोल रहा है हट जाओ यहां से। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो पुलिस ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा? पुलिस ऑर्डर्ड। ध्यान से सुनना, किसको ऑर्डर दिया था? मैडम को। तो पुलिस ऑर्डर्ड मैडम या हर, क्या ऑर्डर दिया है? टू मूव बैक, टू मूव बैक। यू है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो यू मतलब हर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। सी कैन नॉट ट्रैवल टू द अदर स्टेट विदाउट इट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, कैन नॉट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा। कैन का चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा। सी कुड नॉट ट्रैवल टू द अदर स्टेट विदाउट इट। याद रखना, कैन का कुड हो जाता है, हैव का हेड हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाता है, और ऑलरेडी अगर थर्ड फॉर्म रहता है तो थर्ड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये है ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक रूल्स है जो आपको सीखना होता है बेसिकली 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और उम्मीद करता हूँ कि सबने सीखा ही होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक पॉइंट होता है। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले पे। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अब देखना है और करेक्ट आंसर्स बताना है। द टॉप ऑफ द पिच वाज सो स्टीप। जो पीठ है मतलब गड्ढा था उसका इतना ज्यादा ढलान वाला था कि क्या हुआ वो देखो। एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, अब रिजल्ट बताना है कि जो गड्ढा था वो इतना ढलान वाला था कि क्या हुआ? दैट ओनली वन एंड कुड रीच द टॉप। ऐसा था कि सिर्फ चींटियां ही ऊपर चढ़ सकती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। सो ओनली एंड could reach the top, and that's why only one ant could reach the top, because only one ant। तो ये सब नहीं होगा, यहाँ पे होगा इतना गड्ढा ऐसा ढलान वाला था कि, राइट, था कि that only one ant could reach the top, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दीक्षित प्लेज क्रिकेट। अब बोला है मैक्स सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब मानना है, बोलते ना सपोज कि तुम्हारे पास एक कार होती, मानना। तो मानने का मतलब क्या होता है? एज इफ ही वेयर सचिन तेंदुलकर।
जो दीक्षित है वो ऐसा क्रिकेट खेल रहा था जैसे वो सचिन तेंदुलकर, बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे चल रहा है जैसे अपने आप को ऋतिक रोशन समझता हो, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता हो। तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है एज इफ ही वेयर, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है रोहित बाय बॉट 200 ब्लैंकेट्स। अब रोहित ने 200 ब्लैंकेट परचेस किया, पर्पस क्यों परचेस किया है? विथ व्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग द पुअर, गरीबों में बांटने के लिए। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर, फिर से गरीबों में बांटने के लिए। इन ऑर्डर दैट ही कुड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पुअर, इसलिए किया ताकि वो गरीबों में बांट सके। तो अब ये जो तीन के तीनों है, ये तीन के तीनों राइट है, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या जाए, ऑल ऑफ द अबव। ये ध्यान से देखना जरूरी था कि ऑल ऑफ द अबव दिया है कि नहीं दिया है। अब इट मे बी पॉसिबल आप इन तीनों में से कोई एक लगाकर आए हो, तो अगर एक लगाकर आए हो तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड वाले मार्क्स देंगे ऑल ऑफ द अबव जो अगर आंसर है तो। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्ट डिज्नी वाज वन डैश 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 शोइंग कंपैरिजन। कंपैरिजन दिखा रहा है ना, तो कंपैरिजन दिखा रहा है तो क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट इमेजिनेटिव प्रोड्यूसर्स, राइट। जो वॉल्ट डिज्नी थे वन ऑफ द मोस्ट इमेजिनेटिव थे, ये है सुपर डिग्री है जिसमें कंपैरिजन करते हैं बेसिकली। तो वन ऑफ द मोस्ट इमेजिनेटिव प्रोड्यूसर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ द डिटेक्टिव हैड बीन केयरफुल, जो डिटेक्टिव था अगर वो केयरफुल होता तो, कंडीशन इन पास्ट, अगर होता तो वो कल्प्रिट को पकड़ लेता। सो ही कुड हैव कॉट द कल्प्रिट, अगर वो ज्यादा केयरफुल रहता तो वो पकड़ सकता था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो आंसर हमारा होगा ही कुड हैव कॉट द कल्प्रिट। उसके बाद नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कंबाइन करना है और उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, एंड एंड हु लगाते जाओ। जैसे लाला वाज अ मर्चेंट हु पोजेस्ड अ फ्लोरिशिंग ग्रीन बिजनेस एंड हैड मेड अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग एज अ पार्टनर अ डिसऑनेस्ट मैन हु न्यू नथिंग अबाउट हिम, राइट। तो ये हो गया आपका खत्म, हु एंड हु लगाते जाओ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला कुछ पॉइंट है और आपको चूज करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर्स हैव मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एंड और लेट अस नॉट, और नहीं भूलना चाहिए, नहीं लेकिन नहीं भूलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट लेट अस नॉट रिमेंबर वॉच आउट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना। देखो सेंटेंस में मैं बोला लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, तो लेकिन हमें नहीं याद रखना चाहिए, नहीं हमें देखना चाहिए, नहीं हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेट अस not forget that a computer is just a machine. If there is a signal sign single mistake, there is a signal mistake, there is a sign mistake, there is a single mistake. तो आंसर क्या होगा, there is a single mistake in the program, there can be serious problem. In short, कहने का मतलब क्या है, in short we must control computers, computer must not control us, right। तो हमारा आंसर होगा but forget single and short, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई, इसमें बेसिकली आपको पूरा अपने जो कहता है इमेजिनेटिव बन के अपना नॉलेज जो है, अपना एक्सपीरियंस पूरे साल भर का इसमें देना होता है। तो ये हर स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग देगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन में प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सकता। बेसिकली जितना था उतना मैंने प्रोवाइड किया, ऑलमोस्ट 70+ मार्क्स का मैंने प्रोवाइड किया है। एक बार चेक कर लेना और मुझे बताना जितने भी मार्क्स, मैंने मार्क्स काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन देते गया, काउंट करके देखना है मैंने कितने मार्क्स का बताया है और उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो जितने भी स्कोर होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।